देखिए आपका आईपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आपको मिस्टेक के बारे में बताया जा रहा था और उसमें आपका कुछ बातें भी बताई गई थी, कुछ बातें आपका बची थी। जहाँ तक भूल से संबंधित प्रावधान है, भूल से संबंधित जो आपका डिफेंस या बचाव दिए गए हैं वह 2 सेक्शनों में दिए गए हैं और वह सेक्शन है आपका 76 और 79। दोनों में 3 बातें समान हैं और आपका बताया भी गया था अगर दोनों धाराओं को का हम विश्लेषण करें तो इससे 5 तत्व निकलते हैं। पहला आपका बताया गया था विधिक बाध्यता, ये हम बता चुके हैं डिटेल में। फिर आपका दूसरा हम बता रहे थे तथ्य की भूल, मिस्टेक का फैक्ट, तथ्य की भूल। ये जो तथ्य की भूल है ये क्षम्य है, एक्सक्यूज है, अर्थात तथ्य की भूल अभियुक्त को क्षमा प्रदान करती है। फिर हमने बताया था विधि की भूल, विधि की भूल ये जो मिस्टेक का क्ला है ये क्षम्य नहीं है, अर्थात ये एक्सक्यूज नहीं है, अर्थात ये बचाव नहीं देगा। चाहे तथ्य की भूल हुई हो, तथ्य की जो भूल हुई हो वह भूल आपका गुड फेथ में होनी चाहिए, यानी कि सद्भावना में होनी चाहिए। और 79 में है विधिक न्यायानुमतता, विधिक न्यायानुमतता, विधिक न्यायानुमतता। इसमें आपका कुछ बातें कल बताई गई थी, 2 दिन से आपका चल रहा है भाई, थोड़ा कठिन भी है लिखे और थोड़ा व्यापक भी है। आइए देखा जाए, तथ्य की भूल आपको बताई गई थी। अब आइए मिस्टेक का क्ला, यानी कि आपका विधि की भूल। जहाँ तक विधि की भूल की बात है, लगभग सभी देशों में विधि की भूल को क्षम्य नहीं किया गया, अर्थात यदि किसी व्यक्ति से मिस्टेक का क्ला हो जाए, यानी कि विधि की भूल हो जाए और वह इसका बचाव ले कि हमसे विधि की भूल हो गई है, तो ये बचाव मान्य नहीं। ये जो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ये 2 धाराओं में नियम समाहित हैं, आपका 79 और 76। विधि की भूल को बचाव के रूप में क्यों नहीं मान्यता दी गई है, इसके पीछे आपका तमाम विद्वानों का तमाम तर्क है। एविडेंस का यानी कि साक्ष्य अधिनियम का यह सूत्र है कि या यह नियम है कि हर व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वह विधि के बारे में विज्ञ होगा। विज्ञ होगा का मतलब कि वह कानून जानता है, अर्थात साक्ष्य अधिनियम का यह नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह प्रयोग किया जाएगा, यह अनुमान लगाया जाएगा, यह कल्पना की जाएगी, यह उपधारणा की जाती है कि वह विधि को जानता है, कानून को जानता है। अगर कानून को या विधि की भूल को क्षम्य कर दिया जाए, अर्थात बचाव के रूप में मान्यता दे दी जाए, तो ऐसी दशा में उसका क्या प्रभाव होगा, इस प्रभाव को जॉन ऑस्टिन ने व्यापक रूप से बताया।
न्यायाधीश महोदय का ये कहना है कि अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाए तो न्याय प्रशासन चलाना असंभव हो जाए। यानी कि न्याय प्रशासन में अराजकता आ जाएगी, न्याय प्रशासन चलाना असंभव हो जाएगा और लोग सदैव, यानी कि आपका लोग सदैव इसी बात का बचाव लेंगे कि हमसे विधि की भूल हो गई, क्योंकि मैं तो कानून जानता ही नहीं था। और न्यायालय भी इसी प्रश्न में उलझ कर रह जाएंगे कि क्या अभियुक्त ने विधि की भूल की है कि नहीं, अर्थात क्या अभियुक्त कानून को जानता था कि नहीं। फिर आपका जस्टिस होम्स कहते हैं, यानी कि न्यायमूर्ति होम्स कहते हैं, डगलस होम्स, ये अमेरिका के हैं, कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इस नियम के भय से व्यक्ति सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और विधियों को जानने और तथा पालन करने का प्रयास करेंगे। यानी कि जैसे कि महामारी पर भी आप जोड़ सकते हैं कि कोरोना जो आपका या कोविड-19 है, ये आपका अगर व्यक्तियों के मन में ये बैठ जाए कि ये एक घातक बीमारी है, तो आम जनमानस इस बीमारी से सतर्क रहेगा और इस बीमारी को जानने का भी प्रयास करेगा, यह बीमारी कैसे होती है और तत्पश्चात इसको रोकथाम में आसानी हो। सेम उसी प्रकार डगलस होम्स महोदय कहते हैं, जो अमेरिका के फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इस नियम के भय से व्यक्ति सतर्क रहेंगे और विधियों को जानने और पालन करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात आपका विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ये लगभग प्रत्येक देश में मान्यता प्राप्त है। अर्थात कोई व्यक्ति चोरी करता है और बाद में ये कहे कि मैं तो जानता ही नहीं था कि यह कार्य भी अपराध है, चोरी में आएगा, तो इस आधार पर कि वह इस अपराध के बारे में अनभिज्ञ था, आपका कोई बचाव न्यायालय नहीं दे। देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, आपका जब कानून बनाया जाता है तो इसलिए यह कानून को लागू करने के पूर्व यह आवश्यक है कि उसका प्रचार प्रसार कराया जाए, उस कानून का प्रकाशन किया जाए और प्रकाशन या पब्लिश के बाद ही उस कानून को लागू किया जाए, ताकि आम जनमानस भी उस कानून को जान सके। लेकिन समस्या ये यहाँ है कि इतने कानून हैं भारत में या विश्व में कि ये सही बात है कि सभी कानूनों को जानना सबके बस की बात नहीं है। फिर भी आपका न्यायालय यह न्यायालय मानकर चलता है कि आप कानून को जानते थे। वास्तव में कोई व्यक्ति कानून से अनभिज्ञ है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी न्यायालय ये उदाहरणा किए रहता है कि आप कानून को जानते थे और जानबूझकर आपने कानून का वायलेशन किया, जबकि ये सही बात है कि ज़्यादातर लोगों को कानून का पता ही नहीं है कि ये भी कानून है। आइए आगे देखा जाए। आपका विधि की भूल क्षम्य नहीं है, इस विषय पर दो केस आपको याद करना पड़ेगा। पहला केस है आर वर्सेस प्रिंस का 1875 और दूसरा केस है एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। देखिए
आर बनाम प्रिंस के बाद में जस्टिस ब्लैकबर्न ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिल की भूल क्षम्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन किया है और ये कहे कि हम तो कानून जानते ही नहीं थे, ऐसी दशा में कानून उसे कोई बचाव नहीं दे। दूसरा, जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है जो 1965 का केस है, यानी कि 1965 का केस है। और इस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, दोनों के बारे में ये माना जाएगा कि वह भारत का कानून जानता है और किसी विदेशी नागरिक को भी यह अभिवाद करने नहीं दिया जाएगा कि वह विदेशी है और भारत का कानून नहीं जानता। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग कानून जानते हैं। ये जो नियम है, ये नियम केवल भारत के नागरिकों पर लागू नहीं होता। अगर कोई विदेशी भारत में आया है तो उस पर भी ये नियम लागू होता है। वास्तव में विदेशी भारत का कानून नहीं जानता, फिर भी ये माना जाएगा कि वह विदेशी भारत के कानून से भिन्न है। ये उपधारणा की जाए। आइए आगे देखा जाए आपका, जहाँ तक आपका तथ्य की भूल जो हुई है वह गुड फेथ में होनी चाहिए, अर्थात सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए। हेलो, हाँ सुजीत भाई, क्या चल है? ठीक है ना? आप वही एक लोगों को मिल रहे हैं, हमारे गैस सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन वाला, कहाँ मिल रहा है? हाँ, तो अस्पताल में ही भिजवा दिया जाए। हाँ, चलिए हम अभी क्लास में थोड़ा लाइव क्लास चलना, फिर हम फोन करते हैं थोड़ी बात। देखिए आपका ये गुड फेथ सब देखा जाए, जो मिस्टेक का फैक्ट हुआ है वह गुड फेथ में होना चाहिए, यानी कि सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। अगर दुर्भावना में तथ्य की भूल की गई है, जानबूझकर की गई है, तो धारा न तो 76 कोई बचाव देगी और न ही 79। आइए सद्भावना शब्द को देखा जाए। सद्भावना शब्द को आईपीसी की धारा 52 में स्पष्ट किया गया है, जिसकी परिभाषा नकारात्मक रूप से दी गई है और कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सद्भावना में नहीं करता है, यह तब कहा जाएगा जब वह उचित सतर्कता और सावधानी नहीं बरता है या उचित ध्यान देकर उस कार्य को नहीं किया। अर्थात अगर हम सद्भावना की पॉजिटिव परिभाषा निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते समय उतनी सतर्कता और सावधानी बरतता है जितनी उस कार्य को करने में बरतनी चाहिए, या
उतना ध्यान देकर वह कार्य किया है जितना ध्यान वैसे कार्यों में दिया जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वह गुड फेथ में काम किया है। अर्थात क्या व्यक्ति ने जो तथ्य की भूल कर रहा है, क्या उचित सतर्कता और सावधानी बरती, फिर भी उसके द्वारा मिस्टेक का फैक्ट हो गया, तथ्य की भूल हो गई, तब ऐसी दशा में आईपीसी उसे बचाव देगी। सद्भाव सतर्क आपका जो सावधानी का स्तर होता है वह प्रत्येक मामले में अलग अलग होता है, और जितना ज़्यादा खतरा उतना सावधानी ज़्यादा, और जितना कम खतरा उतनी सावधानी कम बरतनी है। यानी कि खतरे की मात्रा के आधार पर सावधानी ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, अर्थात सावधानी कितनी बरतनी चाहिए। ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार आपका पांचों बातें बता दी गई। अब देखा जाए आपका अपवाद देखा जाए। अपवाद का मतलब ये हुआ कि भले ही व्यक्ति ने तथ्य की भूल की हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। यानी कि धारा 76 और आपका 79 तथ्य की भूल को भी बचाव के रूप में मान्यता नहीं देती, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ तथ्य की भूल, यानी कि जहाँ तथ्य की भूल बचाव नहीं देगी, यानी कि बचाव नहीं होगा, तो पहला याद रखिएगा, जहाँ सद्भावना नहीं बरती गई हो, जहाँ सद्भावना का अभाव, और आप बताएंगे। दूसरा हम बताएंगे ऐसे अपराध जिसमें इंटेंशन या आशय का होना आवश्यक न हो, आवश्यक न हो। तीसरा हम बताएंगे श्रद्धा जनित विश्वास, श्रद्धा जनित विश्वास, श्रद्धा जनित विश्वास के मामले। अर्थात आइए एक एक करके देखा जाए। इसमें पहला ये है कि धारा 76 और 79 वहाँ बचाव नहीं देगी, जहाँ व्यक्ति ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो किया है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट करते समय सद्भावना का अभाव, अर्थात व्यक्ति ने, आप कह सकते हैं कि वास्तविकता का पता लगाने के लिए जितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए व्यक्ति ने नहीं किया। अर्थात जिम्मेदार पूछताछ द्वारा ऐसा व्यक्ति वास्तविक तथ्य का पता लगा सकता था, लेकिन जिम्मेदार पूछताछ नहीं किया, अर्थात सद्भावना में काम नहीं किया। और जैसे ही वह सद्भावना में काम नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि न तो 76 बचाव देगी उसे और न 79। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति ने दुर्भावना में कार्य किया, अर्थात उचित सतर्कता और सावधानी नहीं बरती या उचित ध्यान देकर कार्य नहीं किया। दूसरा देखा जाए ऐसी अपराध
जिनमें इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं। यानी कि चूंकि धारा 76 से लेकर 95 तक में जो बचाव का आधार है वह इस मैक्सिम पर आधारित है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसे मेंस सिंड्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा या उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। यानी कि अपराध के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक एक्टस क्रिया और एक मेंस क्रिया। और 76 से लेकर और 95 तक में इसलिए बचाव दिया गया है, इसलिए डिफेंस है कि व्यक्ति एक्टस क्रिया तो करता है लेकिन मेंस क्रिया नहीं रहती। और ऐसी दशा में ऐसे अपराध जो केवल एक्टस क्रिया यानी कि आपराधिक कार्य के आधार पर दंडनीय है, आशय का कोई मतलब नहीं है, आशय की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे अपराधों में आपका 76 और 79 कोई बचाव नहीं दे। जैसे उदाहरण के रूप में बाइगेमी हो गई, यानी कि दुर्विवाह हो गया, दूसरा किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण हो गया, तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना हो गई, चौथा पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपद्रव हो गया, और पांचवा व्यक्तिगत अपलेख हो गया यानी कि प्राइवेट लाइबिल हो गया। इन अपराधों में तथ्य की भूल बचाव नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आशय के बिना भी ये अपराध दंडनीय। अगला ये देखा जाए, अगला जो हमें पढ़ना है वह हमें जो पढ़ना है आपका श्रद्धा जनित विश्वास। श्रद्धा जनित विश्वास के मामले में भी आपका जो सेक्शन 76 और 79 है यह कोई बचाव नहीं देगा। श्रद्धा जनित विश्वास किसे कहा जाता है ये पहले देखा जाए। श्रद्धा जनित विश्वास होता क्या है? जैसे कि गांव में या शहर में, ज़्यादातर गांव में ही दिखाई देता है कि एक महिला या किसी पुरुष पर लोग अभियोग लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि इस महिला पर भूत प्रेत सवार हो गया है और उस महिला को लगते हैं मारने पीटने ताकि इसका भूत उतार दिया है और इसका भूत भगा दिया जाए। ऐसी दशा में व्यक्तियों को कोई बचाव नहीं मिलेगा अगर वो ये कहें कि हम विश्वास करते थे इस महिला पर प्रेत सवार है, जिन सवार है, और इस महिला को जिन से छुड़ाने के लिए हमने ये बात की है, तो तथ्य की भूल का कोई बचाव नहीं मिलेगा। यानी कि श्रद्धा जनित विश्वासों में आपका तथ्य की भूल कोई बचाव नहीं देगा। इस प्रकार आपका अपवाद भी बताया गया और अब जाकर आपका धारा 76 और 79 समाप्त हो। आइए 76 के बाद जो धारा पढ़ी जाती है 77 और 79, जहाँ तक धारा 77 और 78 का प्रश्न है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और अभी
बिहार के पीओ में भी क्वेश्चन बना था। धारा 77 और 78 देखा जाए। सेक्शन आईपीसी का 77 न्यायिक कृत्य या जुडिशियल एक्ट को बचाव देती है, यानी कि सेक्शन 76 न्यायिक कृत्य को बचाव देती है, जबकि सेक्शन 78 कार्यपालकीय कृत्य को बचाव देती है, एग्जीक्यूटिव एक्ट को बचाव देती है। तो पहला नियम ये याद रखना है कि आपका जो न्यायिक कार्य है उसको कौन सी धारा बचाव देती है, तो आपका 77, और जो कार्यपालकीय कृत्य है उसको कौन सी धारा बचाव देती है, तो आपका 78। आइए 77 को देखा जाए। अगर न्यायिकतः कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश ने कोई निर्णय, डिक्री, आदेश पारित कर दिया है, यानी कि न्यायिकतः कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश ने कोई कार्य किया है और वह न्यायाधीश ये सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि विधि द्वारा इस बात के बारे में मुझे पावर दिया गया है, मुझे शक्ति दी गई। यानी कि पहला नियम ये आया 77 का कि आपका न्यायिकता कार्य न्यायिकता होना चाहिए, न्यायिकता कार्य होना चाहिए। कार्य किसी न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए और कार्य करते समय आपका ऐसे न्यायाधीश को सद्भावना पूर्वक यह विश्वास होना चाहिए, यह विश्वास होना चाहिए कि इस कार्य को करने के लिए मैं कानून द्वारा प्राधिकृत हूँ। प्राधिकृत का मतलब ये हुआ प्राधिकृत हूँ, अर्थात इस कार्य को करने की शक्ति हमें कानून देता है। इस कार्य को करने की शक्ति हमें कानून देता है। तो अगर ऐसे न्यायाधीश ने कोई कार्य किया है तो वह किसी दंड का भागी नहीं होगा। तो आइए देखा जाए आखिर न्यायिक अधिकारियों को कब संरक्षण प्रदान किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। तो जो आपका पहला पॉइंट निकलता है वह ये है कि जब कोई न्यायिक अधिकारी न्यायिक कार्य करते हुए अपराध किया है तब 77 उसे बचाव दे। लेकिन अगर उसका कार्य न्यायिक कार्य से बाहर है तब 77 उसे कोई बचाव नहीं दे। फिर एक बात समझिए, अगर कोई न्यायाधीश न्यायिकतः कार्य करते हुए कोई अपराध करता है तब 77 उसे बचाव देगी, और अगर उसका कार्य न्यायिकतः नहीं था तो 77 उसे कोई बचाव नहीं देगी। अर्थात मान लीजिए कि एक न्यायाधीश है, घर पे है, घर पर नौकर को गाली देता है, बच्चों का शोषण करता है, पत्नी को मारता पीटता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो ऐसी दशा में कानून ऐसे न्यायाधीश को कोई
बचाव नहीं देते, क्योंकि ये जो कार्य है ये न्यायिकतः कार्य करते हुए नहीं कहा जाएगा। तो सतर्क पहला बिंदु पर रहना है कि न्यायाधीश को तभी बचाव देगी 77 जब न्यायिकतः कार्य कर रहा हो न्यायाधीश। दूसरा जो शब्द इसमें आया है न्यायाधीश शब्द आया। न्यायाधीश शब्द की जो परिभाषा, चूंकि न्यायाधीश शब्द की परिभाषा आपका आईपीसी की धारा 19 यानी कि 19 में दी गई और न्यायाधीश शब्द को काफी व्यापक वे में प्रयोग किया गया। न्यायाधीश में जो न्यायाधीश कहलाते हैं वे भी व्यक्ति शामिल हैं, जो मजिस्ट्रेट कहलाते हैं वे भी व्यक्ति शामिल हैं, कलेक्टर भी न्यायाधीश में शामिल हैं और जो पंच होते हैं या सरपंच होते हैं या पंचायत का जो पंच होता है वह भी न्यायाधीश में शामिल है। अतः न्यायाधीश शब्द का जो मतलब यहाँ है इसका काफी ब्रॉड मतलब है। इसमें न्यायाधीश भी आएंगे, मजिस्ट्रेट भी आएंगे, कलेक्टर भी आएंगे और पंच भी आएंगे। यानी कि सेक्शन 77 इन चारों लोगों को बचाव देता है, लेकिन कब? जब ये न्यायिकतः कार्य कर रहे हैं। अब न्यायिकतः कार्य करते समय आपका जो न्यायाधीश है देखिए आपका 2 भागों में बांट देना। न्यायिकतः कार्य करते हुए जो ये न्यायाधीश है ये 2 बातें कर सकता है। या तो अपनी अधिकारिता के अंदर इन टेरिटोरी अधिकारिता के अंदर कार्य किया हो या अधिकारिता के बाहर। हमेशा सतर्क रहिए। यदि न्यायिकतः कार्य करते हुए कोई न्यायाधीश अपने जुरिडिक्शन के अंदर कार्य किया है तो कानून सदैव उसे बचाव देगा, चाहे वह न्यायाधीश दुर्भावना में कार्य किया हो या सद्भावना, क्योंकि उसे अधिकारिता उस कार्य को करने की प्राप्त है। तो सद्भावना दुर्भावना का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन अगर अधिकारिता के बाहर चला गया है तो यहाँ आपका 2 बातें देखी जाएगी कि क्या इस न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के बाहर या अल्ट्रा वायरस जो कार्य किया है सद्भावना में किया है कि दुर्भावना में। यही पॉइंट पकड़े रहिए। अगर कोई न्यायाधीश न्यायिकतः कार्य करते हुए सद्भावना में कार्य किया और अपनी अधिकारिता से बाहर चला गया तो वह दंड का भागी नहीं होगा। 77 उसे डिफेंस देगी, बचाव देगी। लेकिन अगर न्यायाधीश न्यायिकतः कार्य करते हुए अपनी अधिकारिता के बाहर चला गया है और लेकिन जानबूझ कर गया है, दुर्भावना में गया है, तो ऐसी दशा में आईपीसी का सेक्शन 77 उसे बचाव नहीं देगा। यानी कि अधिकारिता के बाहर कार्य करने पर ही दिक्कत है। सद्भावना में अधिकारिता के बाहर गया तो कानून डिफेंस देगा और दुर्भावना में चला गया यानी कि जानबूझकर तो कानून उसे कोई डिफेंस नहीं देगा। न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देने वाले तमाम कानून हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी तमाम निर्णय दिए गए हैं। आइए एक एक करके देखा।
न्यायिक अधिकारियों को सिविल और आपराधिक मामलों में संरक्षण देने के लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया था, और वह कानून है आपका न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850। फिर एक बार देखिए, जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850, यानी कि न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के तहत न्यायिक अधिकारियों को सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में संरक्षण दिया गया। ये संरक्षण इसलिए दिया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर और बिना किसी व्यक्ति के डर या भय के कारण आपका निष्पक्ष न्याय करे। यानी कि जब न्यायाधीश ही डर जाएंगे तो कहाँ से वह निष्पक्ष निर्णय दे सकेंगे। अतः कानून ये कहता है कि न्यायाधीश महोदय बिना डर के, बिना भय के न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाएं, और उस निर्णय जो वह निर्णय न्यायाधीश सुनाएगा, उस निर्णय को सुनाने के आधार पर उस न्यायाधीश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि कानून ऐसे न्यायाधीशों को प्रोटेक्शन भी देगा। जहाँ तक न्यायिक अधिकारियों के संरक्षण की बात है, न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश दे रखा है, और वह जो आपका केस है या वाद है वह मेंस में भी आ चुका है। अभी आपको सीआरपीसी में वह एक दिन बताया भी जाएगा। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बना गुजरात राज्य। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्ष स्टेट ऑफ गुजरात के बाद में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के गिरफ्तारी से संरक्षण के मामले में तमाम नियम, तमाम दिशा निर्देश दिए। अब एक दिन अभी बताना है इसके क्वेश्चन को। अगला देखिए, अब ये है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अलग प्रावधान है, और वह प्रावधान आपका हमारे संविधान में दिया गया। फिर आपको देखना है, अगर न्यायाधीश भ्रष्टाचार करते हैं, अपराध करते हैं, तो इसके लिए न्यायाधीशों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके लिए भी आईपीसी में स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। धारा 219 और 222, यानी कि धारा 219 और 220 में न्यायाधीशों के लिए स्पेशल प्रावधान है, यानी कि न्यायाधीशों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए। फिर आपका लास्ट में सीआरपीसी को ऐड कर लिया जाए, और सीआरपीसी की धारा 197 की काफी महत्वपूर्ण है। सीआरपीसी की धारा 197, सीआरपीसी की धारा 197 ये बता देती है कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी कोई अपराध किया है, तो उस अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा इसके लिए पूर्व अनुमति या मंजूरी न दे दी जाए। यानी कि सरकार की पूर्व मंजूरी से ही न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए अपराध या ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अन्यथा नहीं।
इस प्रकार आपका मैंने न्यायाधीश को संरक्षण, आपका कार्यपालकीय कार्य को संरक्षण दिया गया है आपका 78 में, और कार्य चूंकि न्यायाधीशों को संरक्षण 77 है, तो न्यायाधीश जो भी निर्णय दे उस निर्णय का जो व्यक्ति पालन कराए उसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और इसके लिए स्पेशल धारा 78 बनी है। कार्यपालकीय कृत्य या जो लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन इनको तभी प्रोटेक्शन मिलेगा जब इन्होंने सद्भावना में कार्य किया और आदेश की वैधता में विश्वास करते, यानी कि कार्यपाल